बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटेस्ट कंसेप्ट्स के मुताबिक। तो हमने मॉडर्न थ्योरीज में हमने सबसे पहले वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया, फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, जिसको फिर जो है हाइब्रिडाइजेशन ने जो है वो आगे एक्सप्लेन किया। तो हम पहले डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे होना चाहिए इसको। तो आपको पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो एटम उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनाना है, हमने फर्ज करें, हम देखते हैं कि वीबीडी इसके बारे में हमें क्या बताती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। आपको पता है कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6। अब अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो इसके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल 2px1 है या 2py1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो वीबीडी ये कहती है कि इसको सिर्फ दो बॉन्ड बनाने की बना सकता है ये। तो इसलिए अगर आप इसके पास 4 हाइड्रोजन भेजते हैं, इसके पास आप 4 हाइड्रोजन भेजते हैं तो वो चारों के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। ये दो हाइड्रोजन एटम के जो पार्शियल फिल्ड एस ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो कार्बन को सिर्फ दो बॉन्ड बनाने चाहिए। ये किसने कहा? वीबीडी के मुताबिक हमने यही तो पढ़ा था कि पार्शियल फिल्ड जितने ऑर्बिटल होंगे वो एटम उतने बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन का पार्शियल फिल्ड एक ये है, इसके साथ पार्शियल फिल्ड ओवरलैपिंग कर लेगा। जैसे ये देखें 2px1s हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड एक बन गया। अब ये 2py है, ये मैंने साथ ही बनाया हुआ है, ये दूसरे एस से ओवरलैपिंग करेगा हेड टू हेड। तो 1s और 2py के साथ जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कार्बन का ये जो मॉलिक्यूल है ये CH2 मॉलिक्यूल इसको बनना चाहिए और इसको डाईवेलेंट होना चाहिए। डाईवेलेंट का मतलब दो वैलेंसी रखने वाला, दो बॉन्ड बनाने वाला। और ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, दो उसने बॉन्ड बना लिए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमने जो ऑक्टेट टूल में पढ़ा था, आपको याद होगा, इस चैप्टर का पहला टॉपिक था जो कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए टोटल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो 6 बनते हैं, 2 4 और ये 6। तो इसको हमने क्या बोला था, याद करें? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो, कम हो, उसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहा था। तो इसका मतलब ये CH2 मॉलिक्यूल बनना चाहिए, कार्बन का CH4 नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को देखा, नेचर को देखा, तो हमारे पास जो कार्बन के जितने कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट 99.9% कह लें, उसमें कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कार्बन टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करता है, जैसा कि आपके सामने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CH4 है। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, यहां 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के 2 हाइड्रोजन को वापस कर देना चाहिए उसको। लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा हमें ये बात समझ आई कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अनएबल टू जस्टिफाई टेट्रावेलेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन इन ऑल कंपाउंड्स। कार्बन का तमाम कंपाउंड में टेट्रावेलेंट बिहेवियर है, इस बात को जस्टिफाई जो है वो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करती। इसके मुताबिक इसको डाईवेलेंट होना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है। तो वीबीडी के मुताबिक ये होना चाहिए। लेकिन फिर कहा गया कि इसकी क्या फिर हम जस्टिफिकेशन ढूंढें कि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई या ये लॉजिक दी गई कि शायद ऐसा होता हो। पहले हम किसी भी बात को साबित करने के लिए शक से शुरू करते हैं, फिर अगर उसका एविडेंस मिल जाए जब, तो फिर हम उसको कहते हैं हाँ ऐसा ही हुआ था। तो हम क्या करते हैं, फिर पहले कहा गया शायद ऐसा होता हो कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2s है, आपको पता है पहले शेल की एनर्जी कम होती है, सेकंड शेल की एनर्जी हायर होती है। अब सेकंड शेल में 2 भी है और p भी है, ये 2s 2p, ये सेम शेल है। तो 2s से 2p थोड़ा सा हायर एनर्जी पे होता है, यानी कि लो एनर्जी पे ये हायर एनर्जी पे, और इन दोनों के दरमियान एनर्जी क्या है? फर्ज करें ये हमारे पास s है 1s, और ये समझ लें 2s है, और ये हमारे साथ समझ लें 2p है। इनके दरमियान एनर्जी क्या है? वो थोड़ा होता है।
तो ये कहा गया शायद ऐसा होता हो कि 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके एक्साइड होके इसमें एक चला जाता होगा, पीछे एक रह गया, देखे जरा 2s में एक रह गया और 2pz में एक चला गया। यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा होता हो, ताकि वैलेंसी भी तो साबित करनी है ना, टेट्रा वैलेंसी। तो कहते हैं s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होके एक्साइट होके यहां चला जाता होगा, तो यहां भी एक हो गया और यहां भी एक रह गया। अब देखें, इस तरह कहने से टेट्रा वैलेंसी देखें साबित होती है, हाँ हो गई। कैसे? अब एक अनपेयर्ड इधर है, एक अनपेयर्ड इधर है, अनपेयर्ड इधर है, अनपेयर्ड, तो कितने पार्शियली फिल्ड हो गए हैं? तो कार्बन के पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल अब हो गए हैं। इसका मतलब है अब 4 हाइड्रोजन इसके पास अगर आते हैं तो ये चारों को अकोमोडेट कर सकता है। इससे पता चला, अब देखिए 1s 1s px 1s 2py 1s 2pz, अब ये भी पार्शियल फील्ड। अब ये पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यही तो वीबीटी की शर्त थी कि पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतनी बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में तो ये बात साबित नहीं हो रही टेट्रा वैलेंसी, हमने कहा एक्साइटेड स्टेट में करके देखते हैं। तो ये पता चला कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और ये 4 वैलेंसी शो करने के काबिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज अनएबल टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो फिर कौन एक्सप्लेन करता है? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई द टेट्रावैलेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो इससे पता चला, हमने कहा हाँ ऐसे ही होता होगा। पहले हमने शक से बात की थी कि ऐसा शायद ऐसा होता है, अब हमने कहा नहीं ऐसा ही होता है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अगर चला जाए तो फिर ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको हम जो है वो इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। अब फिर कहा गया, अब एक और प्रॉब्लम फिर बाद में आई, एक्साइटेड स्टेट पर जाने से इलेक्ट्रॉन के यहां आने से टेट्रावैलेंसी जस्टिफाई हो गई, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। हम देखते हैं कि अगर ये s इस s से बॉन्डिंग करे तो ये s s ऑर्बिटल ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक s इस px से करे, ये s py से करे, तो ये तीनों बॉन्ड एक जैसे बनेंगे। हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल जब px py pz से बॉन्डिंग करेगा तो उनके से बनने वाला बॉन्ड तीनों एक जैसे होंगे। तो मैंने लिखा कि 3 बॉन्ड बनने चाहिए sp वाले एक जैसे, और एक बॉन्ड ये s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जो बनेगा ये मुख्तलिफ होगा। और हमने पढ़ा था इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है और इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। इसका मतलब 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे कार्बन के CH बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो SS वाला बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होगा। ये देखो SPX SPY SPZ, ये 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे, हाई एनर्जी वाले होंगे, ये डिफरेंट होंगे इस SS वाले बॉन्ड से, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, ये हम वीवीटी में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कार्बन के जो 4 बॉन्ड बने हैं उनमें से 2 टाइप्स के बॉन्ड होंगे, 3 एक किस्म के, चौथा डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कार्बन की टेट्रावैलेंसी में 4 बॉन्ड जो बने उनमें से 3 एक जैसे होंगे और एक मुख्तलिफ होना चाहिए। ये इसकी डिमांड है, क्योंकि ये SS ऑर्बिटल वाला बॉन्ड SPX वाले बॉन्ड जैसा कैसा हो सकता है? ना इनकी शेप एक जैसी है, ना इनकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी है, तो डिफरेंट होनी चाहिए, ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को देखा, डाटा को देखा, तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर था उसमें ऑल CH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, सेम नेचर, सेम शेप, सेम ज्योमेट्री, सेम बॉन्ड एनर्जी, हर वाले से इनकी हर चीज क्या थी? सेम थी। तमाम बॉन्ड्स की बॉन्ड पोलैरिटी भी सेम थी, बॉन्ड एनर्जी भी सेम थी, इनकी रिएक्टिविटी भी सेम थी। नेचर ऑफ सेम, नेचर का मतलब बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टिविटी, तीनों चीजें तमाम बॉन्ड्स की सेम थी। हालांकि 3 की सेम होनी चाहिए, चौथे की डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये SS भी ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये बताते हैं कि इक्विवेलेंट नेचर है तमाम बॉन्ड्स की, तो इसका मतलब है एक्साइटेड स्टेट से सिर्फ ये तो पता चलता है कि टेट्रावैलेंट है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट हैं, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा शायद ऐसा होता हो, फिर शक से बात शुरू की। कैसे बात शुरू की? शक से। क्या? कि शायद ऐसा होता हो, ये जब S से बॉन्डिंग करने लगे थे एक्साइटेड स्टेट में जाकर, जो ही S का इलेक्ट्रॉन PZ में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इन्होंने जो है बॉन्डिंग फौरन नहीं की, पहले आपस में इंटरमिक्स हो गए। S PX PY PZ आपस में इंटरमिक्स जब हो जाएंगे, जब इंटरमिक्स हो जाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे।
तो फिर बॉन्डिंग करेंगे तो फिर सारे बॉन्ड्स एक जैसे हो सकते हैं, अदरवाइज सारे बॉन्ड एक जैसे को होना इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर ये ऑर्बिटल अकेले अकेले अलग अलग रहते हैं और बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्ड शुड बी डिफरेंट। अकली तकाजा यही है, शौरी तकाजा यही है कि बॉन्ड दो किस्म के बनने चाहिए, क्योंकि इसने अलग ओवरलैपिंग की है, इसने अगर अलग सेपरेट ओवरलैपिंग की है तो बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन बॉन्ड हकीकत में एक जैसे हैं। तो हम अब जब फैक्ट आ जाए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल डाटा आ जाए, हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को तो चेंज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बाद ये जो इक्विवेलेंट नेचर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हमने अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को वेरी करना होता है, चेंज करना होता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आने के बाद उसके मुताबिक। तो फिर कहा गया कि ये बॉन्डिंग से पहले जो ही एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन के बाद ये फौरन बॉन्ड नहीं बनाते बल्कि आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब इंटरमिक्स होते हैं तो फिर बॉन्डिंग जब करेंगे तो फिर सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, फिर आपको ये समझ आएगी ये जो इंटरमिक्सिंग मैंने की है। अब पहले इसको बात को समझे बेटा। देखें एक कॉमन सेंस की बात है, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। आपके सामने ये मैंने 4 गिलास बनाए हैं। इस गिलास में जो है वो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक है, यहाँ पाइनएप्पल शेक, पाइनएप्पल शेक, पाइनएप्पल शेक। 3 ग्लासेस में पाइनएप्पल शेक है और एक ग्लास में स्ट्रॉबेरी शेक है। ये समझ लो ऐसे जैसे px ऑर्बिटल अलग है, py अलग है, pz अलग है, लेकिन आपस में तीनों सेम है, तो ये s अलग है, सॉरी। अब ये 4 गिलास हैं आपके सामने मैंने बनाए हुए हैं शेक के। अब इसमें देखें एक बंदा, फर्ज करें एस एक बंदा है जिसने इन ग्लासेस को पीना है, एस एक बंदा है जिसने जो है स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी पीना है, पाइनएप्पल का मिल्क शेक भी पीना है। वो पी के कहता है, आपको आगे बताता है कि मैंने एक दफा क्या हुआ कि स्ट्रॉबेरी का शेक पिया और मैंने फिर बाद में पाइनएप्पल का शेक पिया, तो दोनों की मुझे टेस्ट सेम लगा, दोनों की मुझे एनर्जी सेम लगी, दोनों का मुझे कलर सेम लगा। आप कहोगे यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कैसे मुमकिन है कि स्ट्रॉबेरी के शेक का टेस्ट और पाइनएप्पल के शेक का टेस्ट, या कोई बनाना का शेक या एप्पल का शेक, मुख्तलिफ शेक की मिसाल ले रहे हैं आप कि डिफरेंट मिल्क शेक के ग्लासेस हैं और आपको टेस्ट हर दफ़ा एक जैसा लगे, उसकी शेप एक जैसी लगे, उसकी एनर्जीज आपको, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जैसे लगे। ये आपको कोई बंदा आगे बताए, आप कहें यार ये कैसे मुमकिन है, ये तो अकल बात मानती नहीं है कि सेपरेट मिल्क शेक के गिलास हैं, तो उनको मिक्स भी नहीं किया तो फिर एक जैसे कैसे हो गए हैं। वो बंदा बार बार जिद कही जाए कि मैं तो सारे एक जैसे लगते हैं, मैं तो सारा एक जैसे मुझे लगा हर दफ़ा। आप कहेंगे एक जैसा तभी मुमकिन है कि आप सोचो आपने ऐसा तो नहीं करके पिया था, सेपरेट पिएंगे तो एक जैसे नहीं हो सकते। आपने इन चारों ग्लासेस को, तमाम मिल्क शेक के ग्लासेस को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया, फिर मिक्स करके उनको फिर दोबारा ग्लासों में डाला। अब हर ग्लास में जो मिल्क शेक होगा उसमें फिर अब फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो मिक्स हो गए हैं। अब इस ग्लास में जब आप पी रहे होंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी आ रहा होगा और पाइनएप्पल का टेस्ट भी आ रहा होगा। इस ग्लास में फिर जब इसको टेस्ट करेंगे तो फिर भी आपको सेम टेस्ट आएगा जो इस ग्लास में आया था, इस ग्लास में। इससे पता चला उस बंदे को जब ये बताया गया कि तुमने मिक्स करके तो नहीं पिया था, वो कहता हाँ 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 मुझे याद आया, मैंने तो मिक्स करके पिया था। तभी मुझे हर ग्लास में, मैं भी कहूँ स्ट्रॉबेरी का भी मिल्क शेक ये कह रहे हैं, पाइनएप्पल का भी कहते हैं इसमें मिक्स किया हुआ है तो का शेक है, तो फिर मुझे दोनों का टेस्ट आ रहा है, एक का क्यों नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि मिक्सिंग के बाद मिल्क शेक के ग्लास एक जैसे जब हो जाएंगे तो हर ग्लास में एक जैसा करैक्टर शामिल होगा, पाइनएप्पल भी स्ट्रॉबेरी भी, पाइनएप्पल भी स्ट्रॉबेरी भी, जो सब ग्लासेस की एनर्जीज, शेप, न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, हर चीज क्या होगी, सेम होगी। मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग से पहले तमाम ग्लास का टेस्ट और शेप और एनर्जी क्या थी, मुख्तलिफ थी। इसलिए फिर ये कहा गया अब पीने वाला बंदा अगर एस हो और हर ग्लास का सिप ले तो हर ग्लास का टेस्ट, एनर्जी, हर चीज उसको क्या लगेगी, एक जैसी। लेकिन अगर इसका लेता सिप, इसका लेता तो वो डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन अगर अब मैं बजिद है इस बात पे, वो बंदा हर दफा मुझे मिल्क शेक पीने पे एक जैसा टेस्ट ही आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिक्सिंग के बाद पी रहा था। सेम इसी तरह कि अगर ये एस
इस S से बॉन्डिंग मिक्सिंग से पहले करे तो इसका बॉन्ड मुख्तलिफ और इसका बॉन्ड मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपस में S px py pz ये चारों मिक्स हो जाए, मिक्स होकर ये जो नए ऑर्बिटल बनाए, जैसे ये नए ग्लास बने थे, तो अब ये नए ऑर्बिटल जो बनेंगे ये सारे के सारे एक जैसे होंगे। जैसे कि ये मिल्क शेक के ग्लास एक जैसे थे, अब एक, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर पाइनएप्पल 3 ग्लासों में था तो इसका मतलब हर ग्लास में पाइनएप्पल की रेशो 3 होगी और स्ट्रॉबेरी की रेशो 1 होगी। तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हर ग्लास के अंदर 3 रेशो पाइनएप्पल की, पी के ऊपर 3 का मतलब पाइनएप्पल की 3 रेशो होगी, और एस स्ट्रॉबेरी की रेशो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 रेशो स्ट्रॉबेरी की। यानी कि ये ग्लास के अंदर 1 रेशो स्ट्रॉबेरी एस और 3 रेशो पाइनएप्पल, क्या होगा sp3। हर ग्लास में क्या होगा, 1 रेशो स्ट्रॉबेरी की, 3 रेशो पाइनएप्पल की। तो ये sp3 4 ग्लास बने, क्योंकि 4 ग्लास मिक्स किए थे तो बनेंगे भी कितने, 4 ग्लास। अब यहाँ पे ये s, ये px py pz, समझ लो 4 ग्लास मिक्स किए हैं, 4 ऑर्बिटल मिक्स किया, 4 ग्लास मिक्स किए। तो 4 ऑर्बिटल को मिक्स करने से 4 ऑर्बिटल ही नए बनेंगे, लेकिन इनकी शेप पहले ऑर्बिटल से थोड़ी क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे s एक ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल है, तो p का करैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो इसकी शेप को आप ऐसे बनाएंगे, ये स्मॉल पोर्शन, स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल, और ये लार्ज लूप जो है ये आपको परसेंटेज ऑफ किसकी बता रहा है, p ऑर्बिटल, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है। 75% यहाँ पे p करैक्टर है और 25%, अगर 100 की बात करें हम, तो 3 हिस्से बनते हैं 75% और एक हिस्सा बनता है 25%। जैसा यहाँ पे भी ऐसे था, 75% पाइनएप्पल करैक्टर, 25% जो है वो स्ट्रॉबेरी करैक्टर। यहाँ पे भी 75% पी करैक्टर और 25% जो है वो स्ट्रॉबेरी का करैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1s और 3p बॉन्डिंग से पहले अगर आपस में मिक्स हो जाएं तो एक जो ऑर्बिटल बनाएंगे मिक्सिंग के बाद, जैसे इस मिल्क शेक के ग्लास को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड मिल्क शेक। क्यों, क्योंकि एक मिल्क शेक में 2 फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड मिल्क शेक। अगर एक मिल्क शेक में 3 फ्रूट आपने मिक्स किए हैं तो उसको भी हम बोलेंगे हाइब्रिड मिल्क शेक। 4 फ्रूट मिक्स कर दिए हैं उसको भी बोलेंगे हाइब्रिड। यानी कि एक मिल्क शेक में एक से ज्यादा फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा हो तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड मिल्क शेक। सेम इस तरह एक ये ऑर्बिटल जो है इसमें s का करैक्टर भी आ रहा है, px भी आ रहा है, py भी आ रहा है, pz भी आ रहा है, तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स का जो कंट्रीब्यूशन, उनकी नेचर इकट्ठी हो गई है एक ऑर्बिटल में। इससे ऑर्बिटल जिसमें एक ऑर्बिटल से ज्यादा ऑर्बिटल की करैक्टर आ जाएं उस ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी बात से हम क्या कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। तो इससे बात हम ये भी समझ में आ गई कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसान टर्म है, इसकी जो बेस समझना बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, कि इसकी जो बेस हमने कैसे बनाई। तो इसकी बेस बनाने के लिए हमने क्या देखा कि कार्बन के जो टेट्रावैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए और उसके इक्विवेलेंट नेचर को जस्टिफाई करने के लिए हमने एग्जांपल ली, और हमने ये कहा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, बॉन्डिंग से पहले उनको आपस में क्या होना पड़ेगा, इंटरमिक्स, क्योंकि इंटरमिक्सिंग के बाद वो सेम ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, और जब वो बॉन्ड बनाएंगे, अगर फर्ज करें यहाँ पे हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके बॉन्डिंग करता है, तो अब हर बॉन्ड एक जैसा क्यों होगा, क्योंकि sp3s 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 sp3s, अब वो सारे ओवरलैपिंग के नाम सेम है। यहाँ क्या था, sspx ss spz spy, तो ये कैसे एक जैसे हो सकते हैं, यहाँ आप सबके नाम देखें, sp3s sp3s sp3s, ये मिल्क शेक के सारे ग्लास एक जैसे हैं, इसको पिया सेम, इसको पिया सेम, इसको पिया सेम, इसको पिया, पीने वाला बंदा सेम होगा, सारों का टेस्ट सेम, एनर्जी सेम, लेकिन इसको पिएगा तो डिफरेंट, इसको पिएगा तो डिफरेंट, तो एक्चुअली सारे क्या हैं, सेम। तो सेम कार्बन के तमाम बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट होने को जस्टिफाई फिर कौन करता है, हाइब्रिड। मिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग करें तो वो तमाम बॉन्ड्स एक जैसे होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या हुई। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कवर करूं तो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट फ्रूट्स के मिल्क शेक के जो ग्लासेस हैं उनको मिक्स कर देना और जो आपके सामने हाइब्रिड मिल्क शेक बना लेना,
जिसमें तमाम फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा हो और हर ग्लास में जो फ्रूट्स की कंट्रीब्यूशन है वो हर ग्लास में सेम हो, उसका टेस्ट सेम हो, उसकी कैलोरी सेम हो, तो इसको हम जो मिल्क शेक के ग्लासेस हैं उनको हाइब्रिड मिल्क शेक ग्लासेस कहेंगे। अब हम इसी बात को अपने टॉपिक पे लेके आते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट फ्रूट्स थे जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ थी, उनको आपने मिक्स किया तो नए मिल्क शेक के ग्लास बनाए जिनकी एनर्जी, शेप, टेस्ट सब कुछ सेम था। सेम इसी तरह एस और पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये दोनों ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ हैं, इनकी शेप मुख्तलिफ है, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क होना जरूरी है। ज्यादा फर्क होगा फिर तो मिक्सिंग ही नहीं हो सकते ना। आप कहें जी अमरूद को और केले को डाल के मिल्क शेक बना लें, तो अमरूद और केले की होमोजेनाइज ही नहीं हो सकता। कोई हार्ड है, एक लो एनर्जी वाला है, तो इसका मतलब है यहाँ भी यही बात है कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होगा, तो यानी कि समझ लें ऑलमोस्ट सेम शेल वाले सब शेल्स आपस में इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। तो क्या कहा, डिफरेंट होंगे एनर्जी के एतबार से थोड़ा सा और शेप के एतबार से मुख्तलिफ होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी और उनकी तीसरा पॉइंट याद रखना है, उनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी। जैसे ये टेट्राहेड्रल में अरेंज होंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की होती है स्पेस में वो किस डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं, जिसको हम ज्योमेट्री कहेंगे बाद में। तो ये टेट्राहेड्रली 4 ऑर्बिटल अरेंज होंगे जैसे हमने AB4 टाइप में कहा था, क्योंकि इस अरेंजमेंट में वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, रिपल्शन मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो एक बात ये याद रखनी है और उनकी ये एक और बात याद रखनी है कि ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्सिंग से पहले थे उनसे ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि लो एनर्जी पे होंगे। यानी कि जो ये ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी ज्यादा होगी और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनकी एनर्जी कम होगी। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट था जिसमें हमने इसकी बेसिक्स को डिस्कस किया। अब इसके हम पॉइंट सारे डिस्कस करते हैं समराइज करके। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसको अब समराइज कर देते हैं सारी बातों को। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पे आते हैं दोबारा से। क्या है डेफिनेशन, कि ऐसा प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल किस लिहाज से होंगे, उनमें एनर्जी में थोड़ा फर्क होगा, अगर ज्यादा फर्क है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, और उनकी शेप डिफरेंट होगी, उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, आपस में इंटरमिक्स होंगे। ऑर्बिटल्स विच आर स्लाइटली डिफर इन एनर्जी आर इंटरमिक्स to form new orbitals having same shape and energy but different orientations। ये मैं बता चुका हूं, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या याद रखना है कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा फर्क होना जरूरी है, ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल जो मिक्स होनी है उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, याद रखें, वो पार्शली फिल्ड भी हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं। लेकिन वीबीडी में क्या पढ़ा था कि सिर्फ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वाटर में, अमोनिया में, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसमें डी सब शेल भी एम्प्टी होता है और उस वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हो उसके साथ, तो तब ये डी जो ऑर्बिटल है एम्प्टी होता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये बात आपने याद रखनी है। वीबीडी में कहा था सिर्फ ये वाला पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एम्प्टी भी, कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियल फिल्ड, तमाम ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कहता है जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जैसे मैंने कहा था 3 मिल्क शेक के ग्लास मिक्स किए हैं तो मिक्स करके दोबारा जब ग्लासों में डालेंगे 3 ही बनेंगे, 2 को मिक्स किया तो 2 को दोबारा ग्लासों में डालेंगे 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, अगर एक एस और एक पी को मिक्स करते हैं तो 2 नए बनेंगे, एक एस और 2 पी को मिक्स करते हैं तो 3 नए बनेंगे, एक एस और 3 पी को मिक्स करते हैं तो टोटल 4 बनेंगे। तो उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये बात आपने याद रखनी है। सेंट्रल एटम, हिब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है। मतलब यहाँ पे हम कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड बने हैं तो कार्बन ने हिब्रिडाइजेशन की है ना sp3, इसमें हाइड्रोजन ने हिब्रिडाइजेशन नहीं की, तो सेंट्रल एटम हिब्रिडाइजेशन करेगा, ये आपने याद रखना है। प्रमोशन एंड हाइब्रिडाइजेशन,
अभी हमने देखा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में गया, कहता है ये जो एक्साइटेशन हुई, प्रमोशन हुई और साथ ही हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो एक्साइटेशन या प्रमोशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, विद इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक्साइटेशन होगी साथ हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी। ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, क्या मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते, ये बात याद रखनी है। जैसे हमने वीवीडी में पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग नहीं होती। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस, तो याद रखें जैसे हमने वेस्पर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्शन मिनिमम, सेम इसी तरह ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये भी अपने आप को स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे, ताकि ये जैसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना है ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा और रिपल्शन मिनिमम हो। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तो याद रखें हाइब्रिडाइजेशन ने, जैसे अभी हमने देखा कि वीबीडी पहले बताती थी कि कार्बन की वैलेंसी जो है 2 होगी, लेकिन हमने कहा एक्चुअली हाइब्रिडेशन ने फिर हमें बताया कि ये टेट्रावेलेंट बिहेवियर शो करता है। इस तरह आगे हम साबित करेंगे। BF3 है, तो BF3 की जब हम एग्जांपल करेंगे तो बोरोन के वैलेंस शेल में P में 1 होता है लेकिन वो बॉन्ड 3 बनाता है, तो इस बात को जस्टिफिकेशन भी हमें हाइब्रिडेशन में मिलेगी। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड आगे हम देखेंगे, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2, उसके पास कोई पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो बॉन्डिंग उसको करनी नहीं चाहिए, उसके बावजूद बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिलती है। हाइब्रिडेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये बात याद रखें, हाइब्रिडेशन कब होती है, जो ही बॉन्ड बनने लगता है, ये नहीं कि पहले से हाइब्रिडाइजेशन होकर पड़ी हुई है और एटम्स के आने का इंतजार कर रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑन द स्पॉट होगी, जो ही हाइड्रोजन एटम आएंगे या कोई बॉन्डिंग करने लगेंगे उसी वक्त हाइब्रिडाइजेशन होगी। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की हमने कहा था कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये हर मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्रमोशन हो के भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, एक्साइटेशन हो के भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है और उसके बगैर भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, तो ये बात याद रखनी है। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ओवरऑल तो आपने डेफिनेशन को याद रखना है कि इसमें एक पॉइंट रह गया मेरा ख्याल है, नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक पॉइंट रह गया है। इसमें क्या बताया था मैंने आपको पहले भी कि इनकी जो है सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, लेकिन इनकी स्पेस ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी। और चौथा पॉइंट कि इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे ये मिलके बने हैं उनसे ये लो एनर्जी पे होंगे, यानी कि ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स में इसमें देखें कि अगर एक एस और एक पी आपस में इंटरमिक्स होता है उससे लीनियर अरेंजमेंट बनेगा, जैसे AB2 टाइप थी, ये समझो sp का मतलब 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे हमने पढ़े थे, उसका याद रखें लीनियर अरेंजमेंट होगी। अगर एक एस और 2 पी मिलता है तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे जो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट इसकी बेस्ट अरेंजमेंट होगी, तो जो कि हमने AB2 टाइप में पढ़ी थी। sp3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, अगर एक एस और 3 पी मिलते हैं तो 4 ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, 3 और 1 4। इसके बाद ये हर क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं या पार्ट 2 में भी हम डिस्कस करेंगे, एक एस और 3 पी और एक डी मिले, टोटल ऑर्बिटल काउंट करें 3 4 5, तो जब 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये 3 प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ये वाला, और एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे, ये मैं पहले आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ वेस्पर थ्योरी में। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, एक एस 3 पी और 2 डी 3 4 5 6 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो उसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ये स्केयर प्लेनर बना के एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। उसके बाद sp3d3 अगर 3d 3p और एक s हो, 3 3 6 7 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, 5 कॉर्नर प्लेन में होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे होगा। उसके बाद आप देखें हमारे पास अगर dsp2 हो तो इसको हम कहते हैं स्केयर प्लेनर। तो ये FSC पार्ट 1 में आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन जो बच्चे हर क्लासेस में इसको लेक्चर को सुन रहे हैं वो ये भी साथ करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रीज आपको याद होना जरूरी है। फिर आगे हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल की कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए ज्योमेट्रीज का आपको याद होना जरूरी है। तो ये आपने हम डिस्कस किया, हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसको हमने तफसील से डिस्कस किया। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगला टॉपिक आपको जब हम इसकी टाइप स्टार्ट करेंगे, बाकायदा sp3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे।
sp2 sp, उसकी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।